तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 7, 8, 9 यूनिट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। फटाफट से हम लोग रिवाइज कर लेंगे। बाकी ऐसे बच्चे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा भैया, आप लोग तो इसको अच्छे से देखना। पहला क्वेश्चन आपके पास है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, आइंस्टीन ने इसके हिसाब से क्या चीज दी थी, साथ में सिंबल के मतलब बताओ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का यही है। चलो स्टार्ट करते हैं भैया। थोड़ा ऐसा समझाना कि हमको समझ में आ जाए, है ना। तो समझाऊंगा, ऐसे ही समझाऊंगा कि आपको समझ में आ जाए। देखो भैया, अगर मान लो मेरे पास एक मेटल सरफेस है, मेटल समझते हो, धातु, ये लो, ये मेटल है मेरे पास, मेटल सरफेस। मेटल सरफेस के ऊपर अगर मेटल सरफेस को मैं वायर से कनेक्ट कर देता हूं और वायर को यहां से इस प्रकार से दो आउटपुट पॉइंट बना देता हूं, इस प्रकार से आप लोग आउटपुट मिल जाएगा। अगर आप लोग यहां पे सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट यहां पे इंसिडेंट कराते हो, इस प्रकार से लाइट इसके ऊपर पड़ी, लाइट इसके ऊपर पड़ी, लाइट जैसे ही पड़ेगी इसके ऊपर, अगर लाइट के पास एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी है, सुटेबल फ्रीक्वेंसी है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे किससे, मेटल से, और निकल के भागेंगे, निकल के भागेंगे। ऐसा होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। व्हेन अ लाइट रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल ऑन द मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन बिगन टू इमिट इमिट फ्रॉम द सरफेस। इस फिनोमेना को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब भाई साहब, आइंस्टीन भाई साहब ने एक बात कही, आइंस्टीन भाई साहब ने एक बात कही, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुनना, मजे आएंगे, पढ़ने में मजा आएंगे। चैप्टर बहुत मजेदार चैप्टर है। कि जो लाइट होती है ना, वो कुछ इस प्रकार के बंडल के फॉर्म में हमारे पास आती है। एनर्जी के बंडल, एनर्जी के बंडल, एनर्जी के बंडल के फॉर्म में हमारे पास आती है। बंडल ऑफ एनर्जी, ठीक है, क्या बोलेंगे, बंडल ऑफ एनर्जी। एनर्जी, एनर्जी के बंडल को क्या बोला जाता है, फोटोन। क्या बोला जाता है, फोटोन, 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 फोटोन। फोटोन के फॉर्म में आई। जैसे ही फोटोन, बंडल ऑफ एनर्जी, गिरा इस मेटल सरफेस के ऊपर, जैसे हम बोलते हैं ना, एक गुब्बारा लिया, उसमें कलर भर देते हैं, फिर मारते हैं होली पे, है ना, तो क्या जैसे फुटता है तो पूरा कलर सेपरेट आउट हो जाता है, सब दूर बिखर जाता है, यही होता है। तो जैसे ही बंडल यहां पे गिरेगा, यहां पे गिरेगा एनर्जी का बंडल, तो बंडल अगर सुटेबल फ्रीक्वेंसी का होगा तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, सबसे पहले तो निकालने के लिए मेटल की बॉन्ड्स को तोड़ेगा। ठीक है, मेटेलिक बॉन्ड को ब्रेक करेगा, मेटेलिक बॉन्ड को, इनके यहां पे मेटेलिक बॉन्ड होगी तो मेटेलिक बॉन्ड को तोड़ेगा। एक काम तो ये करेगा, मेटेलिक बॉन्ड को तोड़ना, मेटेलिक बॉन्ड को तोड़ना, ब्रेक करेगा मेटेलिक बॉन्ड को। दूसरा काम क्या करेगा, दूसरा काम करेगा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। एनर्जी किस लिए प्रोवाइड करेगा, ताकि ये मोशन में आ सके, किसमें आ सके, मोशन में आ सके। तो मोशन में आने के लिए उसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। जैसे हमारे पास बंडल ऑफ एनर्जी आई, गिरी इसके ऊपर, मेटेलिक बॉन्ड को तोड़ने का काम किया, मेटेलिक बॉन्ड टूटेगी, इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, चलेगा कैसे, चलने के लिए उसको एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एनर्जी कौन सी फॉर्म में रहेगी, इमोशनल फॉर्म में रहेगी, इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब यहां से हमारे 2 से 3 कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलो, ये आप लोग देख सकते हो, ये आप लोग देख सकते हो। मैंने आपसे बोला कि फोटोन जो होता है हमारा, फोटोन के पास बंडल ऑफ एनर्जी होता है, जिसके पास एनर्जी होती है E इक्वल्स टू एच म्यू। ठीक है, E इक्वल्स टू एच म्यू। म्यू क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी है, म्यू ऐसे करके ऐसे बना दो, या फिर फ्रीक्वेंसी आप लोग ऐसे एफ भी लिख सकते हो इसकी जगह पे, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, अब मैंने आपसे बोला कि ये 2 काम हो रहा है, फोटोन 2 काम कर रहा है। एक काम क्या करेगा, एक काम करेगा ये मेटेलिक बॉन्ड को तोड़ने का, जिसको हम लोग फाई नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फाई नोट मतलब भैया वो वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन बोले तो जो मेटेलिक बॉन्ड को तोड़ने का काम करेगा वो। इसके अलावा दूसरा काम क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा, के मैक्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये मेरे पास ई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, आप लोग यहां पे वैल्यू पुट करोगे, ई इज इक्वल्स टू मेरे पास हो जाएगा, या फिर आप लोग डायरेक्ट से लिख सकते हो, इसको यहीं पे लिख देता हूं, एच म्यू। ठीक है, इतना भी आप लोग लिख के आओगे तो मोर देन सफिशिएंट है। बाकी आप लोग चाहो तो इसको और अच्छे से लिख सकते हो, एच म्यू इक्वल्स टू एच म्यू नोट सुटेबल फ्रीक्वेंसी प्लस के मैक्स। ठीक है, ये मेरे पास सुटेबल फ्रीक्वेंसी रहेगी। सुटेबल फ्रीक्वेंसी को आप लोग क्या बोल सकते हो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो। ठीक है, ये एक्सप्रेशन भी आप लोग याद करेंगे, ये एक्सप्रेशन भी आप लोग याद करेंगे। ओके, ये एक्सप्रेशन आप लोग याद करेंगे, ये लिखा हुआ है एक्सप्रेशन, ये वाला। करना चाहो तो 1/2 mv² भी याद कर सकते हो, बाकी इतना भी मोर देन सफिशिएंट है। ये सारी चीज लिख देना। केएमएक्स क्या है हमारे पास, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एच हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट है, पी हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट है, म्यू नोट बोले तो, फाई नोट बोले तो, फाई नोट हमारे पास वर्क फंक्शन है फॉर मेटल। ठीक है, चलो ये चीज याद कर लोगे, हाँ भैया कर लेंगे, थैंक यू। हाँ, इसको देख लो एक बार अच्छे से। चलो ये खत्म हो गया तो बहुत सारे काम हमारे इजी हो जाएंगे इस चैप्टर से। फिर हमारे पास है व्हाट आर डी ब्रोगली वेव। डी ब्रोगली वेव क्या होती है, अ वेव इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद अ मूविंग पार्टिकल।
तो ऐसी वेव वेव जो होती है मूविंग पार्टिकल से एसोसिएटेड होती है। तो मूविंग पार्टिकल से चलते हुए पार्टिकल से जो वेव एसोसिएटेड होती है उसी वेव को बोला गया है मैटर वेव या फिर डी ब्रोगली वेव। आई बात समझ में लिख दोगे, बस इतना सही है। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन याद कर लेना, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, एच बाई एम वी, पी हमारे पास क्या होता है मोमेंटम, एम वी लिख सकते हो मोमेंटम की जगह पे, मास इनटू वेलोसिटी। ओके, सारी चीजें आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। बाकी और क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल याद कर लो, द पोटेंशियल डिफरेंस नीड टू बी अप्लाइड टू स्टॉप अ मूविंग चार्ज। स्टॉपिंग पोटेंशियल नाम से क्लियर है, स्टॉपिंग पोटेंशियल ऐसा पोटेंशियल जो कि अप्लाई किया जाता है एक मूविंग चार्ज को स्टॉप करने के लिए। ऐसा पोटेंशियल जो अप्लाई किया जाता है मूविंग चार्ज को स्टॉप करने के लिए उसे बोला जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत दो पॉइंट और पढ़ लेना, इट डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड नेचर ऑफ द मीडियम, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ओके चलो, और क्या है मैटर वेव की दो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लो। मैटर वेव्स आर ऑलवेज मैटर वेव्स आर एसोसिएटेड ओनली विद मूविंग पार्टिकल्स। मूविंग पार्टिकल से ही मैटर वेव्स एसोसिएटेड होगी। स्टॉप अगर हो जाएगा हमारा पार्टिकल अगर स्टैटिक स्टेट में है तो उससे एसोसिएटेड नहीं रहेगी मैटर वेव। इस चीज को आपको अच्छे से याद करना है। फिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की नहीं होती है, ध्यान रखना है, दीज आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नेक्स्ट और क्या है हमारे पास, फोटो इलेक्ट्रिक वेव जो पढ़ा था उसके हमारे पास ऑब्जर्वेशन लिखने को बोला जाता है। ठीक है, तो कौन कौन से ऑब्जर्वेशन है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, काइनेटिक एनर्जी, ये तीन चीजें आप लोग याद करके जा सकते हो। ठीक है, फोटोन के कैरेक्टरिस्टिक बता सकते हो कि फोटोन जो होता है भैया बंडल ऑफ एनर्जी होता है, इसका रेस्ट मास क्या होता है, जीरो होता है। रेस्ट पे इसका मास कितना माना गया है, जीरो माना गया है। वैक्यूम में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फोटोन जो होते हैं वो कितनी स्पीड से ट्रेवल करते हैं, लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं। फोटोन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास, ये वाला देख लो आप लोग, बताया था ना मैंने ये वाला कि जो हमारे पास एनर्जी ऑफ फोटोन होती है किसके बराबर होती है, वर्क फंक्शन के और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। तो वर्क फंक्शन को फाई नोट से रिप्रेजेंट करते हैं और ये केएमएक्स हो जाएगा। केएमएक्स बोले तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। अब अगर केएमएक्स हमारे पास है तो वेलोसिटी भी कितनी होगी हमारे पास, मैक्सिमम होगी, तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। चलो भैया टॉप 3 क्वेश्चन देख लो, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए लेकिन टॉप 3 क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देखो। ठीक है, ये आपसे बन जाएगा, ये आपसे बन जाएगा, ये आपसे बन जाएगा, ये भी करा दिए मैंने, इधर से भी कुछ क्वेश्चंस करा दिए, देख लो। ठीक है, पूरा ही करा दिया एक तरीके से मैंने। ये वाला एक न्यूमेरिकल है जो आप लोग करने की ट्राई करना। चलो स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 8, एटम एंड न्यूक्लियाई के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ये आप लोग देख सकते हैं, स्टेट द पोस्टुलेट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन में डिफरेंस बताओ, ऑन द बेसिस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल डिराइव द फॉर्मूला फॉर द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट। उसके बाद पूछा गया है नेम एंड डिस्क्राइब द 5 स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, डिफाइन मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, राइट द फॉर्मूला फॉर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल के कंक्लूजन, आइंस्टीन की मास रिलेशन एनर्जी बताना है आपको। चलो आ जाओ यहाँ पे एक एक करके निपटाते हैं फाइल सबकी। पहला हमारे पास है नेम द 5 स्पेक्ट्रल सीरीज प्रेजेंट इन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन कैसे आएगा पता चले मैं याद करा दूं, आप क्वेश्चन नहीं पहचान पाओ। स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, यूनिट नंबर 8, एटम एंड न्यूक्लियाई से पूछा जाएगा। तो लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफंड सीरीज। लाइमन, बाल्मर, पास्चन, लाल बाल पाल इन भोपाल, भोपाल ऐसे याद करोगे। पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में आपसे कि विजिबल रीजन में कौन सी सीरीज लाई करती है, तो बोलेंगे बाल्मर सीरीज लाई करती है। चलो और देखो हु डिस्कवर द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, नेम द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय हिम। तो न्यूक्लियर मॉडल, एटॉमिक मॉडल नहीं पूछा गया, न्यूक्लियर मॉडल किसने दिया था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल इसका नाम दिया गया था, बहुत सारे बच्चों को याद नहीं है, याद कर लेना। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इसको बोला गया था। चलो उसके बाद आपको मैं और चीजें समझाता हूं रदरफोर्ड की। रदरफोर्ड भाई साहब ने कुछ इस प्रकार का सेटअप बनाया, देखना आवाज आ रही है, ओके। उन्होंने क्या किया, ये हो गया हमारे पास रेडियो एक्टिव सोर्स, ठीक है, जिसके अंदर से अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे, रेडियो एक्टिव वेव्स निकलेगी, रेडियो एक्टिव रेडिएशन यहां से निकलेगी। अब ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास गोल्ड फॉइल, ठीक है, गोल्ड फॉइल। इसके बाद यहां पे उन्होंने लगा दिया डिटेक्टर। ये क्या होता है समझाता हूं। अल्फा पार्टिकल जैसे ही स्ट्राइक किए गोल्ड फॉइल के ऊपर, कुछ अल्फा पार्टिकल, कुछ नहीं बोलना चाहिए, मोस्ट ऑफ द
अल्फा पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स कैसे चले गए? बिल्कुल स्ट्रेट चले गए, सीधे चले गए, बिना कोई डेविएशन के बिल्कुल स्ट्रेट चले गए। अच्छा भैया ऐसा हुआ? हाँ, पहला एक्सपेरिमेंट ये दिया उन्होंने कि सीधे चले गए, सीधे बिना कोई डिफ्लेक्शन के। दूसरा पॉइंट उन्होंने दिया कि कुछ हमारे पास जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो डिफ्लेक्ट हो गए कुछ एंगल से। क्या हो गए? डिफ्लेक्ट हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए। और बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम, वेरी फ्यू वापस रिटर्न बैक हो गए। क्या हो गए? वापस रिटर्न बैक हो गए। भैया पता कैसे चला? यहां पे जहां जहां जिस जिस एरिया पे अल्फा पार्टिकल्स ने हिट किया डिटेक्टर के, वहां पे ग्लो होने लग गया, या फिर वो एरिया इल्यूमिनेट होने लग गया, इल्यूमिनेट होने लग गया, इल्यूमिनेट होने लग गया। आई बात समझ में? इस तरीके से आप याद करेंगे। ठीक है भैया, इसका कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला, कंक्लूजन ये निकला, ये क्वेश्चन भी आता है कंक्लूजन के ऊपर। कंक्लूजन ये निकला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। अब हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए बिना कोई डेविएशन के। इसका मतलब है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस एटम के अंदर कैसी है? खाली है ना? खाली है, तभी तो स्टेट गए चीरते हुए। दूसरी बात, कुछ कुछ डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज भी होगा, पॉजिटिव चार्ज के साथ साथ वो बहुत छोटी सी जगह में कंसंट्रेटेड होगा। तो दूसरा पॉइंट आप लोग ये लिखेंगे। अच्छा, ये तो याद कर लोगे। एक और बात, अगर आपसे कोई पूछ ले, मतलब पूछ ले क्या, जनरल नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रदरफोर्ड का मॉडल आगे जाके फेल हो जाता है, उसका नील बोहर का मॉडल आता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता पाए थे। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास नील बोहर का मॉडल। नील बोहर भाई साहब ने बोला, उन्होंने कुछ कंडीशन दी जिसको पोस्टुलेट्स बोले जाते हैं, अवधारणाएं बोली जाती है। दो पोस्टुलेट अगर आपसे पूछे तो बोलना, पहला दिया क्वांटाइजेशन कंडीशन, दूसरा बोला स्टेबल ऑर्बिट्स का। इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन या फिर एटम की स्टेबिलिटी को क्या बोला उन्होंने? इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व तो करेंगे, ये मेरा न्यूक्लियस है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो रिवॉल्व तो करेंगे, लेकिन कहां रिवॉल्व करेंगे? उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे, उन्हीं पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर हो? वो इंटीग्रल मल्टीपल, लेट सपोज नंबर मान लो 1 2 3 4 5 n बोलता हूं उसे, वो किसके बराबर हो? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 की। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर हो? n इंटू h/2 के बराबर हो, h/2 के बराबर हो। n मेरे पास इंटीग्रल हो जाएगा। पहली धारणा ये दी। उनने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कहीं भी रिवॉल्व करेगा, नहीं भैया, उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 होगा। दूसरी बात उन्होंने बोली, while revolving in the stable orbits electron do not radiate energy। ठीक है, उन्होंने ये भी बोला कि जब जब वो रिवॉल्व करेगा इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में, तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, मतलब एनर्जी को इमिट नहीं करता जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? अगर एनर्जी को वो इमिट करेगा तो क्या होगा? एनर्जी धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन से कम होती जाएगी और धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस अगर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा तो हमारा एटम स्टेबल नहीं रहेगा, एटम तो फूट जाएगा वहीं पे। ठीक है, तो ये बात आपको लिख के आनी कि भैया इलेक्ट्रॉन कभी भी रेडिएट नहीं करेगा एनर्जी जब वो रिवॉल्व करेगा ऑर्बिट के अंदर। चलो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये करा दिया। हाँ, एक क्वेश्चन आता है आइसोटॉप्स, आइसोबार और आइसोटोन्स के बीच में। इसको देख लो। आइसो मतलब होता है सेम, सेम सेम, आइसो मतलब सेम, आइसो मतलब सेम, सेम सेम एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट को हम लोग बोलेंगे एटॉमिक नंबर। यहां पे क्या लिखा है? आइसोटॉप में पी आता है, पी स्टैंड फॉर प्रोटॉन। ठीक है, तो जिनका एटॉमिक नंबर कैसा हो? सेम हो, एटॉमिक नंबर। ये देखो 1 1 1, लेकिन ये 1 2 3 क्या है? ये एटॉमिक मास है। इनका मास अलग अलग होगा लेकिन इनका एटॉमिक नंबर सेम होगा। आइसोबार में क्या होता है? आइसोबार में सेम एटॉमिक मास होता है, मास इनका सेम होगा, इसका भी 3 इसका भी 3। ठीक है, 1 और 2 ये क्या है? इनके एटॉमिक नंबर है, ये अलग अलग होंगे। आइसोभार, आइसोबार से आप याद कर सकते हो भार, भार मतलब वजन, वजन बोले तो मास। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, आइसोटोन्स में, आइसोटोन्स में क्या आता है? एन आता है। एन हमारे पास क्या होता है? न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो न्यूट्रॉन्स कैसे होंगे? यहाँ पे बराबर होंगे। न्यूट्रॉन्स कैसे निकाल सकते हो आप लोग? एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो। 7 में से 3 गए तो कितना है? 4। 8 में से 4 गए तो कितना है? 4। ठीक है, ऐसे करके ये आप लोग चाहे तो पढ़ सकते हैं। ये करा दिया आपको। न्यूक्लियर फोर्स पूछे, न्यूक्लियर फोर्स के बारे में तो क्या बोलेंगे? ये शॉर्ट रेंज की फोर्स होती है, चार्ज इंडिपेंडेंट होती है। न्यूक्लियर फोर्स डू नॉट डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ द न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के समिशन को हम लोग बोल देते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ हम लोग न्यूक्लियस बोल सकते हैं।
आयोनाइजेशन एनर्जी, अब यार ये क्वेश्चन 2025 में आ गया था तो छोड़ दो इसको तो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग चाहें तो प्रैक्टिस करके चले जाना, बाकी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं nth ऑर्बिट वाला। उससे पहले न्यूक्लियर फ्यूजन वाला करा देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछेंगे आपसे डिफरेंस न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या अंतर होता है, इसको ध्यान सुनना। अ हेवी न्यूक्लियस ब्रेक इनटू टू लाइटर न्यूक्लियाई। अब न्यूक्लियर फिजन में डबल एस आते हैं और यहां पे सिंगल एस आता है। जब भी दो चीज दिखे तोड़ो, आप बजरंग दल वाले हो, आप बजरंग दल वाले हो। दो चीज दिखी तोड़ो, तोड़ो मतलब ब्रेक करो। अ हेवी न्यूक्लियस ब्रेक अप इनटू टू लाइटर न्यूक्लियाई। एक बड़ा हेवी न्यूक्लियस होगा, वो छोटे छोटे दो छोटी छोटी न्यूक्लियाई में टूट जाएंगे, ठीक है। अब न्यूक्लियर फिजन इसका उल्टा होता है, बेचारा एक ही एस है, सिंगल है, इसको डबल करो। डबल कैसे करेंगे, ये सिंगल दोनों को मिला दो। टू लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म अ हेवी न्यूक्लियस, सिंपल है। इसके बाद टेम्परेचर, इट इज पॉसिबल इवन एट नॉर्मल टेम्परेचर, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे पॉसिबल है और ये हाई टेम्परेचर पे पॉसिबल है। एनर्जी रिलीज्ड पर न्यूक्लियन इज रिलेटिवली लेस, यहां पे एनर्जी पर न्यूक्लियन कम रिलीज होती है, यहां पे बहुत एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। और भी डिफरेंस आप लोग पढ़ सकते हो, पर टॉप मैंने डिफरेंस यहां पे लिख दिया। उसके बाद और क्या चीजें हैं, पोस्टुलेट तो पढ़ लोगे आप लोग। न्यूक्लियर फिजन हो गया, ये वाला एक डेरिवेशन है जो ऐसे बच्चे जो टॉप करना चाहते हैं, ठीक है, वो करके चले जाना। बाकी ऐसे बच्चे जो पास होना चाहते हैं, 60 बनाना चाहते हैं, छोड़ सकते हो इसको। एस्टेब्लिश द फॉर्मूला फॉर द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम बेस्ड ऑन बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है इसमें आपसे, आपसे पूछा जा रहा है भैया रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। आपको रेडियस बतानी है, रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम बेस्ड ऑन बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो आप लोग सभी, जैसे मान लो मैं एटम का स्ट्रक्चर बनाता हूं, ये मेरे पास न्यूक्लियस हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, ये मेरे पास ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, तो आप ध्यान रखना कभी भी जब भी हम सर्कुलर मोशन करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, एक फोर्स हमारे पास लगता है जो है सेंट्रीपिटल फोर्स, क्लास 11 में हम लोग पढ़ते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv²/r होता है। अच्छा, दो चार्जेस के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, दो चार्जेस के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यहाँ पे Q1 Q2 क्या है, Q1 Q2 क्या है, आप लोग इलेक्ट्रॉन मान सकते हो, ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे पास, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मान लो, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हो गए। चलो Q1 Q2/r² हमारे पास रेडियस हो गई। चलो भैया इतनी बात हमें समझ में आई। उसके बाद और क्या और क्या और क्या, और अभी ध्यान रखना ये आप लोग निकाल लोगे, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब हम लोग जानते हैं बाय क्वांटाइजेशन कंडीशन कि हमारा एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम कितना होता है किसी ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम n इंटू h/2π होता है, ठीक है। अच्छा एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr इज इक्वल टू nh/2π। अगर आपसे रेडियस पूछे तो रेडियस पूछे ना तो v निकाल लो, nh/2π, यहां पे मैं लिखा mr, v निकाल लिया। अब ये जो v आया है ना, v को पुट कर दो इस वाली इक्वेशन में, यहां पे v की जगह पे पुट कर दो ये वाली चीज। आर मत निकाल लेना, आर निकाल लेगा तो आर गायब हो जाएगा, आर मिलेगा ही नहीं आपको आखिरी तक, ठीक है। तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब यहाँ पे एन क्या है, कौन से ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो फर्स्ट लिख देना, अगर फर्स्ट का पूछे, अगर पूछे nth ऑर्बिट के लिए निकालो तो इतना मोर देन सफिशिएंट है, यहां तक करोगे काम हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट का पूछा था तो हमने एन की जगह 1 रख दिया, nth ऑर्बिट की पूछे तो यहीं पे निकाल लेना। उसके बाद मास एनर्जी रिलेशनशिप क्या होता है, E इक्वल्स टू mc²। मास डिफेक्ट क्या होता है, मास डिफेक्ट द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ मासेस ऑफ कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन एंड द एक्चुअल रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। देखो हमारे पास न्यूक्लियस होता है, एटम नहीं बोल रहा हूं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। मैं आपसे पूछूं कि इसका मास कितना होगा, न्यूक्लियस का मास कितना होगा, न्यूक्लियस का मास कितना होगा, आप बोलोगे प्रोटॉन का मास, जितने भी प्रोटॉन्स हैं उनका मास, जितने भी प्रोटॉन्स हैं उनका मास, साथ में जितने भी मेरे पास न्यूट्रॉन्स हैं उनका मास, दोनों को जोड़ दो। मैंने बोला ठीक है, मैंने जोड़ दिया, ठीक है, मैंने जोड़ दिया।
लेकिन ये जो मास आएगा ना, इनको जोड़ने पे जो मास आएगा और एक्चुअल जो मास होगा, हम लोग इसको जब मशीन से कैलकुलेट करेंगे और हम लोग जब जोड़ के देखेंगे कि भैया इसके अंदर 2 प्रोटॉन है, 1 न्यूट्रॉन है, ऐसे हम लोग मान के चलते हैं, तो क्या होगा, ऐसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो मास ज्यादा आएगा, और जब मशीन से कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल मास जो होगा, इसका एक्चुअल जो मास होगा वो कम आएगा। तो ये इसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। क्या बोलते हैं इसे? मास डिफेक्ट। ठीक है, क्या होगा? मास डिफेक्ट। ऐसा क्यों आया मास डिफेक्ट? क्योंकि भैया हम लोग जब इनको सम कर रहे हैं ना, तो हम लोग टोटल देख रहे हैं, बट एक्चुअल में ऐसा होता है कि ये दोनों आप पास में रखे हुए तब होंगे जब यहां से हम इनके बीच में से एनर्जी रिलीज होगी। जब दोनों पास पास आएंगे ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, या फिर प्रोटॉन प्रोटॉन आपस से पास में आएंगे, तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। तो वो एनर्जी जो रिलीज होती है वो गायब हो जाती है, तभी जाके हम लोग बोलते हैं कि वो एनर्जी रिलीज हो गई है। अब जाके जो हमारे पास मास आया है वो क्या है? वो एक्चुअल मास है। आप लोग जो देख रहे हो उसमें प्लस एनर्जी भी है, ठीक है। अब वो जो एनर्जी है जो निकल गई है उसको आप मास डिफेक्ट भी बोल सकते हो, या फिर आप सिंपल भाषा में बात करो तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास मास डिफेक्ट होगा। हाँ, आई बात समझ में? तो बाइंडिंग एनर्जी जो होती है ना, बाइंडिंग एनर्जी, वो वही एनर्जी है जो निकल गई है, ठीक है, जो निकल गई है। या फिर आप लोग ऐसा बोल सकते हो कि वापस से इनको अलग अलग करने के लिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग अलग करने के लिए जो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी जिससे वो अलग अलग वापस हो जाएंगे, वो एनर्जी हमारी होगी बाइंडिंग एनर्जी। और अगर पूछे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, तो आप बोलोगे न्यूक्लियॉन्स बोले तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को एक साथ हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियॉन, ठीक है। तो वो चीज यहां पे लिखिए, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस टू इट्स मास नंबर, इट सर्व एज मेजर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, ये चीज यहां पे लिखी हुई है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वही चीज मैंने जो आपको बताई ना वही है। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? फिर न्यूक्लियर फोर्स आपसे पूछेंगे। न्यूक्लियर फोर्स भैया होता ये है, जैसे हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ये मेरे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, 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 न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दो चीजें होंगी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा, अब ये दोनों या फिर प्रोटॉन प्रोटॉन होंगे, यहाँ पे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन होंगे, तो ये पास पास में कैसे? प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को, प्रोटॉन प्रोटॉन दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, दोनों एक दूसरे को रिपल नहीं कर रहे होंगे भैया, कर रहे होंगे रिपल। लेकिन अगर ये रिपल कर रहे हैं तो फिर भाग जाना चाहिए न्यूक्लियस को छोड़ के, ऐसा तो नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ पे एक और स्पेशल फोर्स एक्ट करता है जो कि है न्यूक्लियर फोर्स। यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स भी है, रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए, क्या करने के लिए? ओवरकम करने के लिए एक और फोर्स एक्ट करता है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। द स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स है ये। कैसा है? अट्रैक्टिव फोर्स, क्योंकि ये रिपल्सिव फोर्स है प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, इसको बैलेंस करना है तो हमें क्या देना पड़ेगा? अट्रैक्टिव फोर्स देना पड़ेगा, तो वो होता है अट्रैक्टिव फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है जो काम करता है किसके बीच में? न्यूक्लियॉन्स के बीच में, जो बाइंड करके रखता है दोनों को, ठीक है, गेट टुगेदर करके रखता है, वो होता है हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स। चलो अब हम लोग बात करते हैं यूनिट नंबर 9 की। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 9, सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, रेक्टिफायर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, हाफ वेव, फुल वेव। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे भैया पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में, रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट करने से क्या क्या चीजें होती है। उसके बाद पूछा जाएगा क्वेश्चन आपसे एंट्रेंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, इनके बीच में डिफरेंस। उसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर्स में क्या डिफरेंस होता है, या फिर आपसे पूछे जाएंगे डेफिनेशन टाइप के क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द एनर्जी बैंड थ्योरी विद डायग्राम्स। उसके बाद आगे देख लो पी टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड टाइप ऑफ डोपेंट यूज्ड। उसके बाद भैया क्वेश्चन आप लोगों के साथ और भी है, देख सकते हो, सी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम हैव द सेम लैटिस स्ट्रक्चर, व्हाई कार्बन एंड इंसुलेटर व्हाइल सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर सेमीकंडक्टर्स, एक्सप्लेन बेस्ड ऑन एनर्जी गैप्स। उसके बाद क्वेश्चन लास्ट पूछा जा सकता है आपसे, डिस्क्राइब द यूज ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एज हाफ वेव रेक्टिफायर विद अ लेबल सर्किट डायग्राम एंड इनपुट आउटपुट पोटेंशियल। चलो एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। आ जाओ यहां पे, यहां पे आ जाओ। सबसे पहले तो भैया सेमीकंडक्टर क्या है? सेमीकंडक्टर कंडक्टर समझते हो ना, इजीली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे हमारे घर में वायर होते हैं, कॉपर के वायर आसानी से करंट को कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है, करंट आसानी से वहां से फ्लो हो सकता है। उसी प्रकार से सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर मतलब पूरे कंडक्टर नहीं है, अर्धचालक है ये। एट लो टेम्परेचर, कम टेम्परेचर पे तो ये इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इस वजह से इनमें कोई करंट या फिर कंडक्टिविटी शो नहीं होती है। लेकिन
एट रूम टेम्परेचर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी शो करना स्टार्ट कर देते हैं। बेस्ट एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम है, इनको आप लोग याद करेंगे। चलो इसके बाद और क्या है, और क्या है भैया, और क्या है, और क्या है, और क्या है, यहां पे आओ, यहां पे थोड़ा सा देख लो, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। यहां पे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में कोई गैप नहीं होता है, लेकिन बात करें सेमीकंडक्टर की तो यहां पे गैप होता है। लेकिन जैसे ही आप लोग टेम्परेचर देते हो तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे उठ के आ जाते हैं। भैया इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के यहाँ पे आ जाएंगे, मतलब ये कि जब तक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेंगे वो वैलेंसी का काम करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के यहाँ पे आ जाता है तो वो काम करेगा कंडक्टिविटी का, मतलब कंडक्शन शो करेगा वो। जैसे मेटल्स में क्या होते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन साथ में कंडक्टिविटी, वो शो कर सकते हैं बहुत बहुत इजीली, क्योंकि गैप ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे गैप है। ओके, इंसुलेटर में तो बहुत ज्यादा गैप होता है, तो वो तो कंडक्टिविटी शो ही नहीं कर सकते। ठीक है, चलो तो इतनी चीज समझ में आई, ये चीजें आप लोग देख सकते हो, पढ़ सकते हो। आगे आते हैं सिलिकॉन की बात करें, सिलिकॉन का स्ट्रक्चर याद कर लेना, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब सेमीकंडक्टर दो प्रकार के होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होते हैं हमारे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं भैया, ये प्योर स्टेट में होते हैं, इनमें कोई मिलावट नहीं होती है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम जानबूझ के मिलावट करते हैं, ठीक है, इसमें हम डोपेंट यूज करते हैं, डोपेंट मिलाते हैं, तो उससे क्या होता है, मिलावट करने से हमारे सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, अ सेमीकंडक्टर डोप्ड विद सुटेबल इंप्योरिटी टू इंक्रीज इट्स conductivity to increase its conductivity is called extrinsic semiconductor। ठीक है, चलो अब मिलावट तो आपने कर दी, जैसे सिलिकॉन का स्ट्रक्चर था उसमें हमने फास्फोरस मिला दिया, मिलावट कर दी। ठीक है, मिलावट दो प्रकार की जा सकती है, एक ट्राइवेलेंट, एक पेंटावेलेंट, दो प्रकार की, ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट। जैसे यहाँ पे हमने कौन सी करी है, ये ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी हमने मिलाई है, सॉरी पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाई है हमने। ठीक है, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी अगर हम मिलाते हैं, पेंटावेलेंट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे। ठीक है, अब भैया 5 की बात करी, एक कहां जाएगा, एक जाएगा बाहर, ये रहेगा हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन यही कंडक्टिविटी का काम करेगा। अगर मैं बोलता कि अगर मैं 5 इलेक्ट्रॉन्स ना मिलाते हुए ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिलाऊं तो क्या होगा, ट्राइवेलेंट मिलाओगे तो आपके पास एक होल क्रिएट हो जाएगा, 3 भरा जाएंगे, एक आपके पास खाली हो जाएगा। आई बात समझ में, ध्यान रखना। चलो यहां पे देखो, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक के बीच में, प्योर सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक का पार्ट, इम्प्योर सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक का पार्ट। यहां पे डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डेंसिटी ऑफ होल्स बराबर होती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पे बराबर नहीं होती है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी यहां पे कम होती है, यहां पे ज्यादा होती है, क्योंकि इनको हमने मिलावट से बनाया है। डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करते हैं, साथ साथ इंप्योरिटी पे भी डिपेंड करते हैं। यहाँ पे कोई इंप्योरिटी नहीं होती, यहाँ पे ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट इंप्योरिटी होती है। अब ट्राइवेलेंट पेंटावेलेंट से दो चीजें आएगी हमारे पास, पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड ड्यू टू द डोपिंग ऑफ थर्ड ग्रुप एलिमेंट लाइक बोरोन, एल्यूमिनियम, थैलियम। यहाँ पे पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं, जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। ठीक है, इनको ट्राइवेलेंट सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, इनको पेंटावेलेंट भी बोलते हैं। और क्या है भैया, इनको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी है ये। P type semiconductor is positive type semiconductor, it means deficiency of one electron is required। ये पॉजिटिव टाइप के हैं तो इलेक्ट्रॉन की इनको डिफिशियंसी है, मतलब इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि होल्स ज्यादा होते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होता है एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। बाकी 3 डिफरेंस पढ़ लो, एक पढ़ना चाहो तो और पढ़ सकते हो। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स, यहाँ पे होल्स की संख्या ज्यादा होती है, चार्ज, और वही हमारे क्या होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। माइनॉरिटी में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे मेजॉरिटी में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, माइनॉरिटी में हमारे पास होल्स होते हैं। ओके, अब बात करते हैं पीएन जंक्शन डायोड की। पीएन जंक्शन डायोड इज एन इंटरफेस और अ बाउंड्री बिटवीन टू सेमीकंडक्टर मटेरियल टाइप। हम लोग कुछ इस प्रकार का सेटअप करते हैं कि हमारे पास दो प्रकार के सेमीकंडक्टर मटेरियल टाइप होंगे। जैसे यहाँ पे हमने पी टाइप ले लिया, यहाँ पे एन टाइप ले लिया, ऐसे बीच में इधर पी टाइप इधर एन टाइप। ठीक है, पी टाइप एन टाइप, पी टाइप एन टाइप। अब होगा क्या, पी एन को अट्रैक्ट करेगा और एन पी को अट्रैक्ट करेगा। इस वजह से यहां पे क्या बन जाती है, एक डिप्लेशन लेयर बन जाती है। ठीक है, सिंपल सी भाषा में समझो तो ऐसा समझ लो, यहाँ पे होल्स, ये होल्स है कि इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये होल्स है हमारे पास। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि एन टाइप यहाँ पे भरा हुआ है हमने इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाने की कोशिश करेंगे और होल्स इस तरफ आने की कोशिश करेंगे। होल्स एक्चुअल में क्या है, होल्स एक्चुअल में पॉजिटिव ही तो है। होल्स कब क्रिएट होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तब जाके होल्स क्रिएट होते हैं। तो होल्स इस तरफ आने की कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रॉन उस तरफ जाने की कोशिश करेंगे।
तो इसलिए डिप्लेशन लेयर में यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, इस टाइप से यहाँ पे अरेंजमेंट होता है। चलो आगे देखो पीएन जंक्शन डायोड। अच्छा एक और चीज मैं बताना भूल गया, यहाँ पे ध्यान से देखो, हमारे पास ये सिंबल होता है किसका, पीएन जंक्शन डायोड का, ध्यान रखना। चलो और क्या है भैया, फॉरवर्ड बाइजिंग में कनेक्ट करना, क्या मतलब हुआ इसका, फॉरवर्ड बाइजिंग में अगर आपसे पूछे फॉरवर्ड बाइजिंग में कनेक्ट करो तो कैसे करोगे, ये पी टाइप ये एन टाइप, पी टाइप को पॉजिटिव से एन टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट करोगे तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड बाइजिंग में कनेक्शन। ठीक है, इसके अलावा फीचर्स की बात करें तो विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर कम हो जाएगी, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा, ध्यान रखना इन चीजों का। ठीक है, अब देखो यार होगा क्या, ये पॉजिटिव, यहाँ पर भी एक तरीके से पॉजिटिव ही है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव की वजह से यहाँ पे जो होल्स होंगे वो इस तरफ जाने लगेंगे, इस तरफ और जाने लगेंगे, इस वजह से डिप्लेशन लेयर और छोटी हो जाएगी, बहुत पतली हो जाएगी। पतली हो जाएगी इसका मतलब डिक्रीज हो जाएगी विड्थ, उसकी डिक्रीज हो जाएगी, रेजिस्टेंस हमारा कम हो जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। अब बात करें रिवर्स बाइजिंग में, तो रिवर्स करना मतलब इसको चौड़ा करना, डिप्लेशन लेयर को चौड़ा करना, डिप्लेशन लेयर इंक्रीज हो जाएगी, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो जाएगा। ध्यान रखना रिवर्स बाइजिंग में हम लोग नेगेटिव को पॉजिटिव से, पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। ओके आगे देखो, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है। रेक्टिफायर, a rectifier is a device that converts an oscillating two directional alternating current AC into single directional direct current। ठीक है, ऐसे से डीसी में कन्वर्ट कर दे, ऐसे डिवाइस को बोला जाता है रेक्टिफायर। दो प्रकार के होते हैं, एक हाफ वेव, फुल वेव। हाफ वेव में क्या होगा, फुल वेव में क्या होगा, ध्यान से देखना। ये हमारे पास ऐसी साइकिल होती है, पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, ये हमारे पास ऐसी साइकिल होगी। अब इसको डीसी साइकिल में कन्वर्ट कर देगा। हाफ वेव क्या करता है भैया, हाफ वेव में हमारे पास सिर्फ एक डायोड होता है, एक डायोड होता है। अब यहां पे हमने हमारी प्राइमरी कॉइल, यहां पे सेकेंडरी कॉइल, दोनों को पास पास रखा, यहां पे करंट पास कराया, यहां पे करंट पास कराया, तो यहां पे इंड्यूस करंट जनरेट होगा जिसकी डायरेक्शन पहले यहां पे पॉजिटिव यहां पे नेगेटिव होगी। तो पॉजिटिव और ये जो हमारे पास डायोड लगा हुआ है ये पहले फॉरवर्ड बाइजिंग में कनेक्ट रहेगा कि ये पॉजिटिव तो फॉरवर्ड बाइजिंग में, तो फॉरवर्ड बाइजिंग में तो करंट यहां से यहां पास हो जाएगा, लेकिन जब इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, जब यहाँ पे नेगेटिव होगा यहाँ पे पॉजिटिव होगा, तो ये अलाउ नहीं करेगा, ये नेगेटिव या पॉजिटिव, तो करंट यहाँ पे फ्लो नहीं होगा। तो पॉजिटिव पल्स को तो ये कन्वर्ट कर देगा, लेकिन जो नेगेटिव पल्स रहेगी उसे कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसे कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। कौन नहीं कर पाएगा, हाफ वेव रेक्टिफायर। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लेकिन बात करें फुल वेव रेक्टिफायर की, फुल वेव रेक्टिफायर की बात करें तो यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट इस प्रकार का होता है। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव पल्स, ये अरेंजमेंट, करंट आया, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव। अब यहाँ पे दो डायोड लगे हुए हैं, यहाँ पे डायोड 1 डायोड 2। अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो करंट जाएगा ऐसे, तो ये पास होने देगा और आउटपुट हमें मिल जाएगा। अच्छा भैया जब नेगेटिव की बात आएगी उसका क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव यहां से तो पास नहीं होगा, लेकिन दूसरा डायोड कर देगा इसका काम, तो ये पास हो जाएगा। तो नेगेटिव को भी ये ले जाएगा, नेगेटिव पल्स को भी ये ले जाएगा, और इस प्रकार से हमारे पास मिल जाएगा डीसी करंट। एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कर देगा। ओके चलो पढ़ सकते हो चीजें। इस तरीके से ये चैप्टर हमारा होता है फिनिश। इंपोर्टेंट सारे मैंने आपको करा दिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।